या बहुत बड़ा खुलासा, IRFC में बहुत बड़ा खुलासा, RVNL में बहुत बड़ा खुलासा हो गया। सुजलॉन एनर्जी ने अपर सर्किट लगा दिया। स्थितियां हम खुद तो सही कर सकते हैं, पर उसको सही करने में अगर सही डायरेक्शन किसी का रहे तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। एक व्यक्ति आपको समझा रहा है, दूसरा व्यक्ति सिर्फ आपको टारगेट बता रहा है। दोनों की चीजें समझो, दोनों को प्रैक्टिकल देखो। सुनो, चार्ट में देख लो, चार्ट से बेच लो, चार्ट में ये कर लो, हैंडल ये कर लो, वो कर लो, ये मेरी उपाय हैं, मेरे फार्मूले हैं। कुछ हमें ऐसे भ्रमित करेंगे। शिकार हो रहे हैं FIs भी गिरावट के शिकार, वो तो भाग ही रहे हैं। वैसे DIs भी गिरावट के शिकार हो रहे हैं, कंपनियां भी गिरावट के शिकार हो रही है, आप और हम भी गिरावट के शिकार हो रहे हैं। जहां में ऐसी प्रतीत हो यार ये कंपनियां वर्क कर रही हैं, या जो ये वीडियो बना रहे हैं ये इस कंपनी को वर्क करवा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं लगता आपको? और तीसरा आपको समझना है, अपनी बुद्धि का हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है वो हमें वाणी और गुरु के द्वारा वर्क आपको करना चाहिए। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में किसी को भी अपना गुरु जरूर बनाएं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे NTPC जो अपना ग्रीन IPO ला रही है, यानी NTPC एनर्जी का जो IPO आ रहा है, ग्रीन एनर्जी का जो IPO आ रहा है, वो उससे क्या दिशा दिख रही है जो उसके MD हमें बता रहे हैं। और बात करेंगे सर कि किस दिग्गज व्यक्ति ने ये बोला कि ये जो बाज़ार के अंदर गिरावट है ये अस्थायी है और जल्दी FIs लौटेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे ONGC के बारे में, वो अपना और 5 कुएं जो गहरे समुंदर के नीचे होता है उसे खोलने में बता रही है और उससे क्या क्या फ़ायदे कंपनी के हो सकते हैं, उससे भी आज हम बात करेंगे। देखो सर, सबसे पहले आप सभी को श्री गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस उपलक्ष्य में आपको गुरु की वाणी और गुरु के द्वारा वर्क आपको करना चाहिए। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में किसी को भी अपना गुरु ज़रूर बनाएं। वो आपके कोई भगवान हो सकते हैं, आपके कोई बड़े लोग हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं। तो आपको एक दिशा देखनी चाहिए कि हमारी स्थितियां हम खुद तो सही कर सकते हैं, पर उसको सही करने में अगर सही डायरेक्शन किसी का रहे तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो गुरु नानक जी का आशीर्वाद लीजिए और मुमकिन हो कि ऐसी वीडियो देखने से बचिए जो हमें गुमराह करते हैं, और आज से प्रण लीजिए। और दूसरा आपको समझना है कि ये जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं इनकी विधियों के अनुसार चलिए। और तीसरा आपको समझना है, अपनी बुद्धि का हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है वो हमें समझकर आगे की तरफ चलना है। देखो, कई आपने ऐसे थंबनेल देख लिए होंगे कि भैया बहुत बड़ा खुलासा, IRFC में बहुत बड़ा खुलासा, RVNL में बहुत बड़ा खुलासा हो गया। सुजलॉन एनर्जी ने अपर सर्किट लगा दिया, सुजलॉन एनर्जी वहाँ जाएगा, JTL इंफ्रा उधर पहुँचेगा, लग गया चिराग, ये हो गया। ये सारी रणनीतियाँ वैसे मैं आपको समय समय में बताकर चलता हूँ कि ऐसे थंबनेलों से भी बचना चाहिए जहाँ में ऐसी प्रतीत हो यार ये कंपनियाँ वर्क कर रही हैं, या जो ये वीडियो बना रहे हैं ये इस कंपनी को वर्क करवा रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं लगता आपको कि कंपनियाँ अपने अनुसार वर्क कर रही हैं, पर कुछ ऐसी आपके सामने टारगेट आ जाते हैं, नहीं भैया वही मालिक हैं इसके जिन्होंने इसके टारगेट सेट कर दिए हैं। तो समझिए भैया, कुछ भी लिखने से कुछ भी बोलने से वो बिल्कुल भी नहीं होगा। सब फेल हो जाएंगे जब गिरावट होएगी, आप समझ लेना, सारे फेल हो जाएंगे। और जब गिरावट होती है तो वो म्यूचुअल फंड में जो निवेश है वो भी गिरावट के शिकार हो रहे हैं, FIs भी गिरावट के शिकार, वो तो भाग ही रहे हैं। वैसे DIs भी गिरावट के शिकार हो रहे हैं, कंपनियां भी गिरावट के शिकार हो रही है, आप और हम भी गिरावट के शिकार हो रहे हैं। तो जब गिरता है बाजार, सबकी रणनीतियाँ फेल। उसमें ये खुलासा हो गया, भैया ये खुलासे देखते जा रहे हैं हम 10-12 सालों से, इसलिए समझो यहाँ खुलासे से कुछ नहीं होगा।
माध्यम समझना चाहिए, जो कंपनी वर्क कर रही है उसकी रणनीतियाँ आपको समझकर चलनी चाहिए। बस सबसे बड़ा खुलासा यही है कि हमें अपने माइंड का खुलासा करना है, हमें अपनी आंखों का खुलासा करना है कि लोग हमें क्या दिखा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं, क्या नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं। वो सारी रणनीतियाँ आपको खुद ब खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे शेयरों में भी गिरावट है और पेनी स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छा, एक बहुत बड़ा बयान आया है मोतीलाल ओसवाल के अध्यक्ष जो हैं, जिनका नाम है रामदेव अग्रवाल। उन्होंने CNBC आवाज़ CNBC TV 18 में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि ये जो बाज़ार के अंदर गिरावटें हो रही हैं ये अस्थायी है, और ये जो आइस जो यहाँ से भाग रहे हैं, विदेशी जो यहाँ से भाग रहे हैं, ये फिर लौटेंगे। तो उन्होंने चेता दिया कि भैया बाज़ार के अंदर आने वाले कुछ महीनों में उजाले आ सकते हैं। तो ये बड़े बड़े लोगों को पता है कि भैया तो एक गिरावट का तो माहौल होता है, उछाल का भी एक माहौल होता है, वरना कोई भी कंपनी किसी भी उपलक्ष्य किसी के जाने से बंद नहीं होती है। समय लग जाएगा उसके अंदर, पर बंद नहीं होएगी। कोरोना आया तो क्या बंद हो गई? ये डी लिस्ट वाली कंपनियां वो होती है जिसका फंडामेंटल बहुत कमज़ोर होता है, जिसके अंदर दिवालिया प्रक्रिया से गुजरने की स्थितियां होती हैं, ये वो सारी चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो। तो जब बड़े बड़े निवेशक हमें बताए कि अस्थायी का माहौल है, तो कहीं ना कहीं वो जता रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में बाजार के अंदर आपको धैर्यता देनी पड़ेगी। तो क्या शब्द निकल के आया है यहाँ पर? धैर्यता। और सबसे इम्पोर्टेंट यही शब्द है कि बड़े बड़े लोगों की अगर हम बातें सुने, वो कहेंगे धैर्यता, बैठे रहो। पर कुछ लोगों की बातें सुनो, चार्ट में देख लो, चार्ट से बेच लो, चार्ट में ये कर लो, हैंडल ये कर लो, वो कर लो, ये मेरी उपाय हैं, मेरे फार्मूले हैं, कुछ हमें ऐसे भ्रमित करेंगे। पर जो मोतीलाल ओसवाल के अध्यक्ष हैं, इतने बड़े ग्रुप को वो चला रहे हैं, तो उनके अंदर से क्या निकला? धैर्यता। तो भैया ये छोटी सी चीज़ है, इसे ही आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, जो ये FIs यहाँ से भागते हुए जा रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जब वापस लौटेंगे ना, तो जिस प्राइस पिछले प्राइस की चीज़ों में इनको कुछ चीज़ें मिलने वाली नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं आगे खरीदारी आएंगी। और FIs जब लौटेंगे तो भैया वो रेट नहीं मिलेंगे, सोच रहे हैं कि नीचे की तरफ मिल जाएंगे उन्हें, क्योंकि भारत के अंदर आपको पैसे ही पता है स्थितियाँ बहुत अच्छी होती जा रही हैं। दूसरा आपको समझना है कि एक तो जो यहाँ पर Q2 आ रहे हैं उनके अंदर भी सुस्ती नज़र आ रही है, तो उसका भी इफेक्ट थोड़ा सा बाजार की गिरावट में पड़ा है। पर वो कह रहे हैं अस्थायी है, यानी कि कुछ ही महीनों के लिए ये हो सकता है या आगे से तेज़ी आ सकती है। पर उन्होंने कहा कम से कम, हालांकि 6 महीने तो देने पड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी देने पड़ सकते हैं। तो बड़े व्यक्ति ने हमें समझा दिया कि भैया पोर्टफोलियो के अंदर गिरावट तो है पर अस्थायी है। वो सिंपल मेथड है जी, अगर हम समझें तो। हम नहीं समझेंगे, हम तो इधर उलझे। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है दूरी तक जाना। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म का मतलब है कि आज हमने कुछ खरीदा, कल बेच दें, परसों बेच दें, उसके बाद बेच दें, 1 महीने से पहले बेच दें, तो वो शॉर्ट टर्म है। अगर भले वो प्राइस में नहीं आया आपको, तो क्या हो जाएगा? वो ऑटोमेटिकली या तो हम लॉस बुक करेंगे या फिर हमारा लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो रुकना तो आपको हमेशा बाजार के अंदर पड़ेगा ही पड़ेगा, ये आपको समझकर चलना। ONGC ने अपना Q2 का रिजल्ट प्रस्तुत किया। रिजल्ट प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने कहा कि 6 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, और 6 रुपये के डिविडेंड की मंशा भैया मैं तो देख रहा हूँ, कुछ लोग और भी देख रहे हैं, कुछ लोग इस वजह से भी शेयरों को खरीदेंगे कि भैया डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड की सारी प्रथा मैंने आपको बताई है, हमें लंबे समय तक निवेशित रहना चाहिए। उसका डिविडेंड जो मिले वो हमारी एक रणनीति के अनुसार हो रहा है कि हमने किसी कंपनी में विश्वास किया और उससे हमें कुछ डिविडेंड चाहिए, ठीक है। तो ये डिविडेंड की चीज़ें उसने बता दी थी। फिर दूसरा, मैंने जो 2023 की एक न्यूज़ बताई थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रही थी, जहाँ पर उसने कहा था कि 2030 तक वो अपने 10 गीगावाट के लक्ष्य तक जाने के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए नवकरणीय योजना में निवेश करने की मंशा बता रहा है। ये छोटी न्यूज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। दूसरा, अब अगर ONGC जो आपको पता ही है सर, तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करने वाली कंपनी है, बड़ी कंपनी है देश की, ग्रीन एनर्जी की तरफ भी बढ़ती जा रही है और गहरे समुद्र के अंदर तेल और गैस की कुएं इसने बना रखे हैं, खोज कर रखी है, और कुछ कुओं का उत्पादन इसने
जनवरी 2024 से भी स्टार्ट करने की नीतियाँ इसने बताई थी। जिधर KGD में 3 गहरे समुंदर के अंदर जो 3 तेल के कुएं थे ये स्टार्ट अक्टूबर में हो गए थे, 30 अक्टूबर में हो गए थे। टोटल वहाँ से 8 जो कुएं हैं वहाँ से तेल निकाला जा रहा है और प्रतिदिन 25,000 बैरल वहाँ से क्षमता की चीज़ें निकल रही हैं। तो अब कंपनी कह रही है कि वो 5 और कुएं जल्दी से जल्दी खोलने की तैयारी में है। इससे क्या होगा, जब 5 कुएं और खुलेंगे तो कंपनी की क्षमता जो गहरे समुंदर के अंदर है, जो बंगाल की खाड़ी के अंदर गहरा समुंदर है, उसके अंदर से जो कुएं का ये संचालन शुरू करेंगे तो ये अपनी क्षमता को वित्त वर्ष 2025 में दूसरी छमाही के अंदर अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए करेंगे। तो जब वो करेंगे तो ये कुएं ऐसे खोलना बहुत ज़रूरी हो जाएगा और अपने समय से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये कम समय के अंदर इन 5 कुएं को ये खोल सकते हैं, जहां से इसकी क्षमता और बढ़ती जाएगी। तो ONGC जो तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करती है वो अपने नियम हमें सारे बता रही है। आंध्र प्रदेश के तट से करीब 35 किलोमीटर गहरे समुंदर के अंदर, बंगाल की खाड़ी में गहरे समुंदर के अंदर जनवरी 2024 में इन्होंने वहां पर उत्पादन शुरू किया था, जिसके अंदर से 8 कुएं, पहले 3 अभी बताए, फिर 5, फिर 8 कुएं से इतना हो रहा है, फिर 5 कुएं अब ये और खोलने की दिशा में है। यहां से क्या आपको देखने को मिल रहा है कि क्षमता कुछ जुड़ रही है। देखो सर, वैल्यूबल चीज़ समझोगे वैल्यूबल ही चीज़ मिलेगी। 2 व्यक्ति आप ऐसे सिलेक्ट कर लो, एक व्यक्ति आपको समझा रहा है, दूसरा व्यक्ति सिर्फ आपको टारगेट बता रहा है। दोनों की चीज़ें समझो, दोनों को प्रैक्टिकल देखो, कहाँ से आपका माइंड बढ़ रहा है ये आप किसी कागज़ में लिखो, किसी से पूछो या उस पर कुछ चीज़ें देखो, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि बाज़ार के अंदर टारगेट नहीं चलते हैं, बाज़ार के अंदर वो चलती है जो कंपनियां वर्क करती हैं। और मैं इतनी गहराइयों से आपके लिए न्यूज़ खोजता हूँ, उस न्यूज़ की तो कम से कम वैल्यू रखा करो, मेरी ना रखो। वो क्या कह रहा है, ये 5 नए कुएं सिगिर से सिगिर खोलने की स्थितियों में ONGC है। इससे पहले 1 लाख करोड़ ये अपने नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता के लिए चीज़ों के साथ है। दूसरा 6 रुपये का डिविडेंड तो कंपनी दे रही है। तो हमें देखना है कि कितनी दूर तक के किस कंपनी के कदम बढ़ते जा रहे हैं। वो उपलक्ष्य आपके माइंड में घुस जाए कि भाई हाँ, ये उपलब्धि है कि जो कंपनी करती जा रही है तो वो बेस्ट होता है। इसलिए हमेशा सच्चाई के साथ रहिए, वरना फिर कोई कहेगा भैया ये बड़ा खुलासा हो गया उस कंपनी में, इसमें ये बड़ा खुलासा हो गया, RVNL में ये हो गया, सुजलोन में ये हो गया, GTL में ये हो गया। ये सारी विधियां आपको फिर कुछ ना कुछ लोग बता के ही जाएंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने के तरीके समझें आप सबसे पहले, है ना। तो ये एक न्यूज़ थी जहां हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके 5 नए कुएं जल्दी से जल्दी खुलने की स्थितियों में है और वहां से वो जल्दी से जल्दी वहां का उत्पादन शुरू करेगा। NTPC के जो MD हैं, जिनका नाम है श्री गुरुदीप सिंह जी हैं, वो NTPC के जो उसकी सहायक कंपनी है, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है NTPC ग्रीन एनर्जी का IPO जो 19 नवंबर यानी मंगलवार के दिन से खुलेगा और करीब वो 138 शेयर होंगे, जो 102 से या 108 रुपये के बीच में उनका प्राइस हो सकता है। तो उस उपलक्ष्य में कुछ रणनीतियाँ आज हम NTPC ग्रीन एनर्जी की समझेंगे। तो ये करीब 10,000 करोड़ रुपए का IPO ला रहे हैं, जो 19 नवंबर मंगलवार से खुलेगा और 138 शेयर की कीमत जो होगी, प्रति शेयर की कीमत जो होगी वो 102 और 108 के बीच में हो सकती है। तो मेरे हिसाब से NTPC का ग्रीन एनर्जी का जो IPO है उस चीज़ के लिए है जिसका सेक्टर आगे बढ़ने वाला है। जैसे ONGC भी एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, तो ये एक लाजमी फोकस में रखने वाला चीज़ हमारे लिए हो जाती है। अच्छा, NTPC के MD कह रहे हैं कि उनका फोकस जो है 2032 तक अपनी क्षमता को 60 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए है। कितनी इंपॉर्टेंट पार्ट होगी ना। दूसरा, उनसे अगर पूछा गया कि भैया हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी क्या आप कुछ बताएंगे हमें, तो उन्होंने ये कहा है कि अपनी 60 गीगावाट की जो क्षमता ये 2032 की उनकी योजना है, तो ये योजना बताने के बाद से फिर अपनी 60 गीगावाट के अंदर 5 से 7 गीगावाट हाइड्रोजन के हिसाब की योजना ये चलाएंगे कि भाई 60 गीगावाट में ये अपनी 5 से 7 गीगावाट उसके अंदर हाइड्रोजन से भी ऊर्जा उनकी सम्मिलित होगी। तो एक क्षमता बढ़ाने की चीज़ों के साथ बता रहे हैं।
और आने वाले 3 साल के अंदर ये पूर्णतया, आने वाले 3 साल के अंदर ये पूरी तरह से हाइड्रोजन की जो नीतियां हैं जिससे वो काम करेंगे उसके ऊपर ये अपना फोकस करेंगे। तो कंपनी ये भी चीज़ें हमें बताती जा रही है। अच्छा, जो आईपीओ से ये पैसा इकट्ठा करेंगे ये अपने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पूंजीगत व्यय के लिए ही खर्च करेंगे। ये भी एक अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है ना। तो एनटीपीसी ये भी कह रहा है कि 2032 तक ये 40% तो ग्रीन एनर्जी से क्षमता लेगा और बाकी अपने जीवाश्म जो भी इसका ईंधन है जैसे कोयला, उससे अपनी क्षमता को बढ़ाएगा। तो यहाँ से भी चीज़ों को हमें समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, अगर इसको 60 गीगावाट तक अपनी क्षमता को बढ़ाना है तो इसको करीब 3 लाख से 3.5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। ये भी आप समझकर चलना है ना। तो कंपनी को बहुत पैसों की आवश्यकता है, जहाँ पर ये अपने ग्रीन एनर्जी के साम्राज्य को बिछाने के लिए एक अपना प्रारूप बता रही है जो 60 गीगावाट का है। और इसके अंदर जितना भी पैसा लगेगा इसको बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की। 9 गीगावाट की मौजूदा क्षमता के लिए इसको करीब 1 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। दूसरा, इसके जो आईपीओ आएगा उसके अंदर से 20% तो ये इस पे से पूरी अपनी क्षमता को करने के लिए कर लेगा। तो हमें उस नीति को भी समझना है जिस नीति के अनुसार कंपनियां हमें अपने अपने वजूद बताकर जाती है। दोस्तों, कंपनी में बड़ी अच्छी रणनीति यह है कि ये अपनी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ से पैसा जो इकट्ठा होगा वो अपनी सारी पूंजीगत व्यय के लिए लगाएगा जो इसकी क्षमता को बढ़ाएगा। दूसरा, हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी कंपनी बढ़ने की नीतियां हमें बताती जा रही है। देखो सर, सबसे पहले अपने काम के माध्यम बदलो कि हमें जब भी किसी कंपनी की कुछ चीज़ें अच्छी लगे तो हमेशा काम की वजह से वो हमें अच्छी लगे, ना कि किसी के बताने की वजह से। ये आज ध्यान रखना कि अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन के ऊपर भी आगे ध्यान देगा तो आपको समझना चाहिए कि हाइड्रोजन के वैल्यू क्या आगे के लिए, आगे की वैल्यू क्या है इसके, है ना। तो जो भी आप मेरी बातें सुने या किसी की भी बातें सुने उस बात की वैल्यू क्या है कि आगे जाकर उसकी क्षमता कैसे से कैसे होगी। अगर ओएनजीसी अपने 5 नए कुएं और खोलने की स्थितियों के साथ आ रहा है तो इससे ओएनजीसी को फायदा क्या है, सबसे पहले आपको यही समझना है। देखो, टारगेट तो ये कोई बता दे 100 का टारगेट है किसी कंपनी का, तो आपको सिर्फ 100 ही पता लगा है, आप 100 ही देख रहे हो। आपके माइंड में आ ही नहीं रहा है कि वो 100 से भी नीचे आ सकता है, उससे भी नीचे आ सकता है, उससे भी नीचे आ सकता है। हमारे माइंड में आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने किसी के टारगेट को देखा है, पर जिसने टारगेट दिया है उसने क्या क्या एनालाइज किए, क्या क्या चीज़ें की, क्या वो कब तक पूरी हो जाएगी, हम वो समझते ही नहीं है। बड़ा अलग अलग ढंग से मैं आपको वो माइंड में डाल रहा हूँ कि हम सब अपने पैरों पे, देखो हम क्या है ना, अपने पैरों में तो खड़े हो चुके हैं, वो तो बचपन में हो गए थे हम। असली पैरों में खड़ा होना ये होता है कि कोई हमारे पैरों की ज़मीन जो है खींच ना सके अपनी रणनीतियों के अनुसार, हमें लड़खड़ा कर नीचे गिर ना सके। क्यों? क्योंकि बाजार के अंदर यही तो होता है ना, आपका पैसा मेरे पास, मेरा किसी के पास। अगर कोई अपना पैसे से लॉस ले रहा है तो कोई तो उसे कमा ही रहा है। पूरी माया हमने शेयर बाजार की सिर्फ सट्टे के अनुसार ले रखी है। अब यकीन करना, कुछ ही लोग ऐसे परसेंटेज मिलेगा जो वाकई इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाकी तो हम सब डरते रहते हैं, भैया अब तो शेयर प्राइस नीचे आ गया, अब क्या होगा, अब तो मुझे प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, अब क्या होगा। बाकी तो हमारी रणनीति यही है, हमने कभी चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करी है कि कौन सी कंपनी क्या वर्क करती है, क्या उसकी वैल्यू है, जो बाजार गिर रहा है इसमें क्या मोतीलाल ओसवाल जी हमें समझा रहे हैं। हमने इसकी वैल्यू नहीं समझी है। हमने तब भी वैल्यू नहीं समझी थी जब बड़े बड़े लोग, बाजार बहुत ऊपर था, तब भी वो बता रहे थे, तब भी हमने वैल्यू नहीं समझी थी वो चीज़ की। तो जब हम किसी को समझते ही नहीं है तो मेरा मानना है उसकी वीडियो बिल्कुल भी ना देखें, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। पहले समझें कि हमारे रास्ते क्या हम अपने अनुसार सही कर सकते हैं, या इसके अंदर कोई दूसरा व्यक्ति आपको बताएगा भैया इस तरह चलना है। और अगर वो बता रहा है कि इस तरह चलना है, क्या उसके अंदर कोई लालच तो नहीं है? क्या वो आपको आगे जाकर गड्ढे में तो नहीं घुसो देगा? तो वो भी तो आपके माइंड में आना चाहिए। भैया मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये अगर एंट्री हमने बाजार में कर ली है तो चौकन्ना रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। समय समय पर यहाँ गड्ढे हैं, समय समय पर यहाँ गिरावटें हैं,
समय समय पर यहाँ पर साजिशें हैं, समय समय पर यहाँ पर ऑपरेटर हैं, समय समय पर यहाँ पर प्राइस जो आपको बहुत ऊपर लगती है वो नीचे देखने को मिल जाएगी, समय समय पर यहाँ आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। भैया यहाँ बहुत जल्दी माहौल चेंज हो जाता है। आज आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, रात को जब भी गिरावट शुरू हुई थी तो उस वक्त, उससे पहले जब गिरावट का कुछ नहीं पता था, अगले दिन जब गिरावट शुरू हुई, अब कब से हो रही है, तो जब से हो रही है उसके रात को तो नहीं पता था ना आपको कि कुछ गिरावट हो सकती है। पता कब लगा? जब गिरावट हो गई है। तो रात को कोई और मोल था, सुबह कुछ और मोल हो गया हमारा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझो, जो भी पैसा, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा बंदा परेशान कहाँ होता है कि जो उसने लॉस बुक किया उसको वो पूरा करने की स्थिति के साथ बड़ी जानदार तरीके से आता है कि भैया मैं ही हूँ, कॉलर ऊपर करके ये मैं ही हूँ। तो वो उसकी और बड़ी भूल हो रही है, क्योंकि वहाँ पर वो खुद को पहले 90% डुबा कर बैठा था, अब 100% डुबाएगा, क्योंकि वो इस टेस्ट में आ रहा है जीत लूँगा। और मैंने आपको क्या कहा, बाजार से कभी जीता नहीं जाता है। तो ये नियम समझो पहले, सबसे पहले या इन्वेस्टमेंट के तरीके से समझो, बच्चों की तरह शेयर खरीदो कि भैया हमारे बच्चों के लिए है, फैमिली। पर जब आप इस विधि से समझोगे फिर आपको कंपनियां भी समझ में आनी चाहिए, कौन सी कंपनी क्या वर्क करती है, कौन सी कंपनी क्या वर्क करती है। फिर बता रहा हूँ, बड़े बड़े थंबनेल को देखकर आकर्षित मत रहना, नीतियों को समझना। आज ये कंपनी में हो गया, आज वो हो गया, आज पासा पलट गया, आज ये कुछ और पलट गया, तो इन पलटों से थोड़ा दूर हो जाओ, शुद्ध चीज़ देखो, माइंड को बढ़ाओ, और माइंड को बढ़ाते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ना है। अच्छा, कल मुझे जाना है अपने नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने, और कल मैं निकल जाऊंगा, मैं परसों वहाँ पर दर्शन करूंगा। तो भगवान ये यात्रा बहुत अच्छी करे, मंगलमय करे, आप सब ये दुआई करेंगे। और आपको फिर बता दूं, कल भी बाज़ार बंद है और शायद 20 तारीख को भी बाज़ार बंद है, क्योंकि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव है। और कल आपको 15 नवंबर गुरु नानक जयंती है, कल उसके उपलक्ष्य में कल आपको बाज़ार बंद देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी यात्रा और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इस 2 दिन हमें कोई भी बाज़ार से कोई मतलब नहीं होगा। फिर बता रहा हूँ, जिनकी DOB मैं आज नहीं देख पाया, तो फिर मैं उसको संडे या मंडे से स्टार्ट करूँगा, और शायद 2-3 दिन में आप लाइव भी नहीं आऊँगा। हो सकता है मैं मंदिर में लाइव आ जाऊँ, पहले बात तो मंदिर में अंदर मोबाइल ले जाने देते नहीं, फिर भी मैं दर्शन आपको कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और जिनको भी अपनी DOB दिखानी है, कृपया वो अपने मेरे दूसरे चैनल में आ सकते हैं। तो नीतियों को आपको समझते हुए जाना है। NTPC ग्रीन एनर्जी का IPO के बारे में मैंने आपको बता दिया, उनकी मंशा बता दी, क्या उनकी दिशा हाइड्रोजन में है, क्या लक्ष्य है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ONGC की नीतियाँ भी आपको समझ में आ गया है। और रामदेव अग्रवाल जी ने एक तसल्ली दी है कि अस्थायी गिरावट है, तो उस नीतियों को भी आपको समझ कर चलना है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। मैंने जो भी एनालाइज किया भैया न्यूज बेस की है, सच्चे दिल से किया है, और कोई भी कैंडल चार्ट ये कोई नहीं बताता मैं कि कहाँ से उठना है, कहाँ से गिरना है। ये सब आपको खुद ब खुद अपने हिसाब से देखना। न्यूज़ देख लो, सच्चाई देख लो, सच्चाई के अनुसार ही आपको अपने हिसाब से चीज़ों को देखना है। तो सच्चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।